हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग लेकर आ गए हैं एक सबसे नया टॉपिक आप सबके लिए, जो कि रहने वाला है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एनालिसिस के अंदर प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स का। और ये वीडियो प्रेजेंट किया आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइजन लर्निंग ने। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हमारे आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका एजेंडा क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक क्या करती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरियस प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, जो कंपनीज यूज़ करती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज यूज़ करती है अपने प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। और फाइनली लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी जो कि रहने वाली है बहुत स्पेशल। और उम्मीद है कि आप लोग एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप उस केस स्टडी को भी अच्छे से समझ सकें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, एग्जाम्स में पूछा जाता है कॉलेजेस में, एमबीए के एग्जाम्स में। और काफ़ी यूजफुल रहने वाला है आप सबके लिए। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले प्रोजेक्ट की डेफिनेशन के साथ। तो प्रोजेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज़ अ टेम्परेरी एक्टिविटी अंडरटेकन विद अ यूनिक प्रोडक्ट, अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एक्टिविटी है। टेम्परेरी एक्टिविटी का मतलब इसका एक स्टार्टिंग टाइम है, इसका एक एंडिंग टाइम है। और हम लोग इसको रूटीनली में नहीं करते, कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव, यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। और इसकी जो हमेशा बाउंडेशन रहती हैं टाइम की, कॉस्ट की और स्कोप की, तीनों चीजें इसमें फिक्स रहती हैं। एक बहुत वायबल प्रोजेक्ट वही माना जाएगा जो अपनी स्पेसिफाइड टाइम, कॉस्ट और स्कोप के अंदर अपने आप को पूरा कर ले। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मार्ट के बारे में। स्मार्ट का मतलब है जो कि एक प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसके अंदर आती है हमारी सबसे पहले स्पेसिफिक। हर प्रोजेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से किया जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक हाईवे प्रोजेक्ट का। तो एक हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिक गोल क्या है कि हमें एक 300 किलोमीटर लंबा हाईवे ही बनाना है। ये उसकी एक स्पेसिफिक स्कोप है जिसके अंदर उसको हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं मेजरेबल की। तो मेजरेबल मतलब कि हमें वो हाईवे जो है 300 किलोमीटर का, सपोज गवर्नमेंट ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया जिसके अंदर हमें हाईवे बनाना है लेट्स से 2 इयर्स के अंदर। तो वो एक मेजरेबल एक टारगेट है, मेजर कर सकते हैं उसको हम। 2 इयर्स इज अ मेजरेबल टारगेट और मेजरेबल गोल। थर्ड इज अचीवेबल। वो जो प्रोजेक्ट है वो अचीवेबल भी है। लाइक सपोज आपने किसी लोकल कंपनी को एक बहुत बड़े हाईवे का प्रोजेक्ट दे दिया, तो उसको अचीव कर भी सकती है। क्या वो कर पाएगी? लेट से एलएनटी को दिया, एलएनटी के पास वो रिसोर्सेज हैं। एनएचएआई को दिया है, उनके पास भी रिसोर्सेज हैं, वो कर सकते हैं। बट क्या क्या कोई लोकल कंपनी, एक नई कंपनी उसको कर सकती है? वो हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा। तो गोल जो प्रोजेक्ट का है वो अचीवेबल होना चाहिए। थर्ड फोर्थ इज रियलिस्टिक। जो प्रोजेक्ट है वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। लेट से आपने हाईवे तो बनाना है, आपने बनाना है, बट क्या है कि वहाँ की सॉइल ही कंपेटेबल नहीं है हाईवे बनाने के लिए। तो वो रियलिस्टिक ही नहीं है गोल, वहां पे हाईवे बन ही नहीं सकता, बन भी गया तो सस्टेन नहीं कर सकता। एंड लास्ट इज टाइम बाउंड। जैसे कि हमने कहा कि जो प्रोजेक्ट है वो एक टाइम, एक परफेक्ट टाइम के अंदर ही होना चाहिए। टाइम ज्यादा हो रहा है तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा और हमारे लॉसेस ज्यादा बढ़ेंगे। हाँ, टाइम से पहले हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड थिंग। तो अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स के बारे में, राइट। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स हमारी क्या करती हैं? प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक जो है वो हमारी बेसिकली एक प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को, उस प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। बहुत सारी टेक्निक्स हम इसके लिए यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी। तो एनपीवी का मतलब है हमारे को प्रेजेंट फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है इसके अंदर। लाइक से कि हमारे को, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे को ये कहता है कि जो आपके मनी की वैल्यू आज है वो 10 साल बाद जो है उससे कम हो जाएगी ऑब्वियसली, राइट। तो उस चीज को अकाउंट में लेके हम एनपीवी का जो है यूज करते हैं। एनपीवी का जो फॉर्मूला है वो बनाया गया है। इसको डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों।
इसके बाद हम यूज करते हैं आईआरआर, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जहां पे आगे एनपीवी की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो अगर हमारे पास हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है प्रोजेक्ट का, वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं, जो हमारा इनपुट है कैपिटल का, उससे ज्यादा है, रिटर्न्स अगर हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो वो एक बहुत ही गुड इन्वेस्टमेंट, एक बहुत ही वायबल और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पे बैक पीरियड की। पे बैक पीरियड इज द टाइम दैट इज टेकन टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जो टाइम हमारे को हमारी 1 लाख रुपए की लेट से इन्वेस्टमेंट है, उसको रिकवर करने में लग रहा है, लेट से 6 साल लग रहे हैं 1 लाख रुपए रिकवर करने का, तो वो हमारा पे बैक पीरियड के अंदर आता है। तो जितना ऑब्वियसली, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जितना छोटा हमारा पे बैक पीरियड होगा उतनी ही अच्छी हमारी रिटर्न्स हैं, और उतना ही वायबल और फिजिबल हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। फोर्थ में हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। Profitability index is basically the ratio of present value of the benefits to be received from the project to the cost which is incurring in the project। तो अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1 से ज्यादा है, तो वो फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट है। और फिर हमारे पास एक सेंसिटिविटी एनालिसिस है, जिसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस जो भी होगा उसमें हम बेसिकली टू वैल्यूज लेते हैं, और एक डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है, और हम डिपेंडेंट वैल्यू की चेंज को इंडिपेंडेंट वैल्यू के हिसाब से मॉनिटर करते हैं कि उस इंडिपेंडेंट वैल्यू के चेंज करने से डिपेंडेंट पैरामीटर में कितना चेंज आ रहा है और किस रेट पे चेंज आ रहा है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो बहुत ज्यादा तेज रेट पे चेंज होगा, और वाइस वर्सा होगा हमारा कम सेंसिटिव वैल्यूज के लिए। तो जैसा कि हमने कहा था, सबसे पहले हम बात करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू की। तो डेफिनेशन की बात करें, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल एज इट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज ओवर टाइम। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो हमने नीचे दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू पावर t माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें हमारे पास r जो है वो हमारा डिस्काउंट रेट है, t हमारी है टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंटरप्रेट करना है हमें अगर, सॉरी, इंटरप्रेट करना है अगर हमें एनपीवी को, तो अगर एनपीवी हमारा जीरो से ज्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अनडाउटेडली प्रॉफिटेबल मानी जाएगी। जीरो है तो एक ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब जीरो पे हमारा क्या होगा, अगर हम एनपीवी को जीरो रख देंगे इस अब फॉर्मूला में, तो क्या रहने वाला है, कैश फ्लोज प्लस अपॉन आर 1 + r/t जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो हमारी फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यू है आज की डेट में, वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगी। राइट, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ना प्रॉफिट होएगा ना लॉस होएगा, न्यूट्रल। पहले वाले में प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे को लॉसेस होने वाले हैं तो उस केस में एनपीवी हमारा नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कि हमारी जो कैश फ्लोज की वैल्यू है फ्यूचर के आज की डेट में, वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी कम है, मतलब ऑब्वियसली हमें लॉस होने वाला है, तो उस प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर नहीं करेंगे। अब इन इम्पोर्टेंस क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू की? सबसे पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करने में काम आता है। ऑब्वियसली ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। रिस्क कंसिडरेशन जो है वो इसमें हम लेके चलते हैं एनपीवी में, जो कि एनपीवी का बहुत ही फिनोमिनल एडवांटेज है। तो एनपीवी जो है वो रिस्क एडजस्टमेंट कर लेता है अपने आप, अगर हम हायर डिस्काउंट रेट्स लेते हैं रिस्की प्रोजेक्ट्स के लिए। जो रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए ऑब्वियसली जो डिस्काउंट रेट रहता है वो हायर रहता है। तो उसको हम इस फॉर्मूला में रख के अलग अलग जो है इन इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की। और इस सब का एडवांटेज ये होता है कि हमें एक बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प होती है। जो डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट इज बेसिकली जो हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे को आगे जाके हमारे को कितने ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, बेसिकली हमारे वो एक रेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट रेट। तो अगर एक हायर डिस्काउंट रेट होगा तो वो जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को कम कर देगा, क्योंकि हमें जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या बहुत ज्यादा डिस्काउंट रेट, मतलब आप समझ लीजिए कि उसको अचीव करना, फ्यूचर कैश फ्लोज को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर आता है हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। So internal rate of return is the rate of present value of cash inflows equals present value of cash outflows। इस पॉइंट पे आके हमारी एनपीवी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, मतलब नील हो जाती है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाता है आईआरआर के ऊपर। तो आईआरआर हमारा एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, एनपीवी की वैल्यू जीरो आ जाती है।
अब थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कहती है, डिसीजन रूल्स है जिसमें कि हमारा आईआरआर जो है वो हर्डल रेट से ज्यादा है। तो दोस्तों हर्डल रेट क्या है? हर्डल रेट का मतलब है वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट या वो मिनिमम डिस्काउंट रेट जिस पे आके हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होता है, राइट? तो अगर हमारा हर्डल रेट जो है वो आईआरआर से कम है, या हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हर्डल रेट से ज्यादा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देंगे, क्योंकि हमें जो है फ्यूचर के कैश फ्लोज की वैल्यू एंड आज की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिल रही है। सेकेंडली, अगर हमारा हर्डल रेट के इक्वल है आईआरआर, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो न्यूट्रल है, ना उसमें प्रॉफिट है ना लॉस है। और अगर थर्ड कंडीशन है, अगर हमारा आईआरआर हर्डल रेट से कम है, तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है हमने। तो अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका आईआरआर 10% है, तो इसका मतलब है कि वो 10% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रहा है हर साल, जब तक भी वो प्रोजेक्ट चलेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है लेफ्ट साइड पे, हमारा आईआरआर और जो कि हमारा आईआरआर और डिस्काउंट रेट के बीच में, आईआरआर और एनपीवी के बीच में ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ डिस्काउंट रेट और वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ एनपीवी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो ग्राफ है वो एक स्मूथ कर्व है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स एंड टचिंग ऑन एक पॉइंट पे, ये जो आईआरआर कर्व है एक पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्काउंट रेट की वैल्यू जीरो रहती है। और इस वैल्यू पे जो एनपीवी है वो भी जीरो है। तो एक स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट की वैल्यू है जहाँ पे आके एनपीवी जीरो हो रहा है, उस डिस्काउंट रेट को हम कहते हैं आईआरआर। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी आईआरआर में काउंट होएगी। अब एक बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर के बारे में। तो एनपीवी क्या है? आउटकम इज इन मॉनेटरी वैल्यू, एंड आईआरआर के लिए इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। एनपीवी एक मॉनेटरी वैल्यू है, आईआरआर जो है वो परसेंटेज में मेजर होता है। एनपीवी जो है उसमें डिस्काउंट रेट से हमारे चेंजेस आते हैं, हम डिस्काउंट रेट चेंज करेंगे 1+r रेशियो पार्ट टी में, हम आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा एनपीवी भी चेंज होगा। आईआरआर ऑन दी अदर हैंड, उसमें कोई चेंज नहीं आता डिस्काउंट रेट से, क्योंकि वो खुद ही एक डिस्काउंट रेट की वैल्यू है जिसपे आगे एनपीवी जीरो होता है। एनपीवी जो है वो डिपेंड करता है डिस्काउंट रेट पे, फ्यूचर कैश फ्लोज पे। जहां तक की आईआरआर की बात है तो वो प्रोजेक्ट के कैश फ्लो पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। और एनपीवी जब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएट करता है, और आईआरआर जो है वो भी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है, साथ ही साथ वो रेट ऑफ रिटर्न भी बताता है इन्वेस्टमेंट का क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल की जो है आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, और हो सकता है कि ये कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको आसानी आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, अगर आपको ये न्यूमेरिकल करना हो। तो विल मूव फॉरवर्ड, विल नॉट गो विद न्यूमेरिकल नाउ, राइट नाउ। सो अभी इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं, कि वो इतने इनफ रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है या नहीं जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है कमेटिवली, और हमारे को प्रॉफिट हो पा रहा है या नहीं, राइट? तो कोर इनसाइट्स जो है इसमें वो ये है कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 45-50 करोड़ की जो है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मेट्रिक्स के साथ जो है वो, अगर एक कंपनी को सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है 45,050 करोड़ की, लेट से आप एग्जांपल लिया हुआ है, तो उसको जो है बहुत सारे वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, एनपीवी, आरआर, पेड बाय पीरियड, इनको मेजर करना पड़ेगा अपनी फिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो अब जैसे कि हमने बात की थी, हम लोग जो है बात करेंगे रिलायंस जियो की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड मार्केट डिस्क्रिप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में, जो कि हमारी आज की केस स्टडी रहने वाली है, जिसमें कि हम एनालाइज करेंगे रैशनल फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का, जो कि जियो ने यूज किया था अपने टाइम पे। सबसे पहले एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन जियो के बारे में। जियो जो है हम सबको पता है 2016 में लॉन्च हुई थी, जिसने कि आते ही पूरी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया था दोस्तों। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, इन्होंने फ्री वॉइस कॉल दी, चीप डाटा दिया, हाई स्पीड 4G नेट दिया, और इन्होंने फोर्स कर दिया एयरटेल जैसी कंपनीज को, जो अपने साथ ही वोडाफोन को, आइडिया को, कि वो अपने प्राइसेस को कट कर दे। इनिशियली रिलायंस ने जो है वो $35 बिलियन की हैवी इन्वेस्टमेंट करी थी अपने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इनका जो हायर गोल था, हायर ऑब्जेक्टिव था, वो ये नहीं था कि हमें सिर्फ कॉल या डाटा देना है, हम ये लोग एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते थे, जियो फाइबर, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो मार्ट का, कि आपको सब सर्विसेज एक ही जियो के प्लेटफॉर्म पे मिल जाए।
तो यहाँ पे हमारे पास एक कर्व है, पहले राइट साइड पे उसकी बात करते हैं। तो ये कर्व जो है वो क्या दिखाता है हमारे को? ये दिखा रहा है कि डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ 1 GB ऑफ डाटा इन इंडिया ओवर ईयर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, जियो के आने से पहले 2014 में यहाँ पे जो 1 GB डाटा की कॉस्ट थी वो 250 रुपये से भी ज्यादा थी ऑलमोस्ट। लेकिन 2016 में जब से जियो आया उसके बाद से ये कॉस्ट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुई है, और 21 तक आते आते 2021 तक आते आते ये सिर्फ 6.6 रुपीज रह गई थी पर GB ऑफ डाटा। तो आप देख सकते हैं कि कितना मार्वेलस डिक्रीज, बहुत मार्वेलस चेंज आया हमारा कॉस्ट ऑफ 1 GB ऑफ इंटरनेट में। तो जियो ने क्या किया, जियो की जो प्लस वो थी, जियो का जो टारगेट था वो था इंडिया की बहुत ज़्यादा जो मार्केट है, इंटरनेट मार्केट, वो बहुत ज़्यादा अनटैप्ड थी। रूरल एरियाज में लोग इतना इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे। तो जियो ने क्या किया, जियो ने सोचा कि यार हम अपनी रीच को बढ़ाते हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं 4G सिस्टम में। और इन्होंने इंडिया की मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। डाटा कंजम्पशन जो है वो जियो के 6 साल के लॉन्च के अंदर 100 टाइम्स बढ़ गई थी ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पे एक ग्राफिक है जो कि दिखा रहा है कि जियो के आने से जो रेवोल्यूशन है वो क्या हुई थी। फटाफट से इसको मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। जो जियो आया था तो डाटा कंजम्पशन तो थी वो 110 करोड़ जीबी थी 2016 में, जो कि 8600 करोड़ जीबी हो गई थी 2022 में। वॉइस कंजम्पशन जो थी वो 222 करोड़ मिनट्स थी एक दिन में, जो 1400 करोड़ हो गई 2022 में। 16 में हम इंडिया में 9 ऐप्स 9 बिलियन ऐप डाउनलोड होते थे एक साल में, जो कि ऑलमोस्ट 27 बिलियन हो गए थे 2022 में। एवरेज इंटरनेट स्पीड जो है वो 5.6 Mbps से 23.1 Mbps हो गई थी। इंडिया में जो यूनिकॉर्न्स है, इसका जो जो बेसिकली यूनिकॉर्न्स में जो इतना इतना इंक्रीज आया, वो सिर्फ एक कारण से आया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज आया 2016 से 2022 में यूनिकॉर्न्स में। जो 10 थे 16 में और 105 हो गए, सीधा 10 टाइम्स हो गए 2022 में। और मेरे ख्याल से और किसी कंट्री में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया होगा। बाकी आप लोग रिसर्च करके जरूर बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। और डिजिटल अडॉप्शन में क्या हुआ था, एक और बहुत एक और हमारे देश में इनोवेशन हुई थी, यूपीआई। यूपीआई सक्सेसफुल ही इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन जो थे वो सितंबर 2016 में सिर्फ 32.664 करोड़ थे, जो कि अगस्त 2022 में आते आते 10.72 लाख करोड़ हो गए। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा था। आगे चलते हैं। जियो के 6 माइलस्टोन्स हैं। 5 नवंबर 2016 को जियो लॉन्च हुआ। 2017 में सिर्फ एक साल के अंदर अंदर जियो ने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो थे वो अपने कर लिए थे। एक साल के अंदर भी नहीं, सॉरी, 170 डेज के अंदर। उसके बाद जियो फोन लॉन्च हुआ 2017 में। फिर 2019 में जियो ने अपने फाइबर लॉन्च किया। 2020 में जो है जियो जो है वो पहला इंटरनेट प्रोवाइडर हो गया जो, और सेकंड हो गया वर्ल्ड के अंदर सेकंड बन गया, जिन्होंने 400 मिलियन सब्सक्राइबर मार्क को क्रॉस किया। और 2021 में आते आते इन्होंने अपना जियो फोन नेक्स्ट, जो कि अपना एंड्रॉइड फोन था, जियो और गूगल ने कोलैबोरेट करके उसको भी लॉन्च कर दिया। तो अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल सेटअप की। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जियो का, वो था ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ जो था वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में था प्रायर टू द लॉन्च। अब जियो ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की होंगी। तो अब उनकी बात करते हैं। तो जियो ने क्या किया, सबसे पहले तो अपना एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास, बहुत ही एक्सट्रीमली गुड लेवल का था पूरे इंडिया में। उन्होंने फ्री वॉइस कॉल्स और डाटा ऑफर किया स्टार्टिंग में। अपनी तरफ से वो लॉसेज में गए, और उसका भी रीज़न अभी बताएंगे क्यों गए। तो इन्होंने तो इनका जब हमने एनालाइज किया, एनपीवी आया, पे बैक पीरियड, तो पहले 3 साल, जो 1 से 3 साल थे, उसमें इनका कैश फ्लो जो थे वो थे नेगेटिव। क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना पैसा लगाया और फ्री सर्विसेज पे पैसा लगाया। तो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 4 से 10 साल के अंदर अंदर जो है ये लोग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज कर लेंगे। क्योंकि इन्होंने फिर जो है चार्जेस लगाने शुरू कर दिए थे अपनी सर्विसेज पे। धीरे धीरे उन्होंने, जब लोगों को आदत लग गई तो इन्होंने क्या किया, चार्जेस लगाने शुरू कर दिए, जिससे कि इनके पेड सब्सक्राइबर्स, जो सब्सक्राइबर्स फ्री के थे, वो पेड सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट होने लग गए धीरे धीरे। और डिस्काउंट रेट जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, हम इसमें आर की वैल्यू 10% लेके चले। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या हुआ कि फिफ्थ ईयर के बाद इनका जो एनपीवी था वो पॉजिटिव हो गया। सिर्फ 5 साल के अंदर इनका नेगेटिव एनपीवी पॉजिटिव बन गया, जो कि एक वायबल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन का एक थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहूंगा। तो ये हमारा एनपीवी का फॉर्मूला जिसके बारे में हमने बात करी स्टार्टिंग में।
एग्जाम्पल जो है वो ये है कि इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 30,000 करोड़। पहले साल में ये कैश फ्लोज थे 6,000 करोड़, दूसरे साल में 9,000 करोड़, थर्ड ईयर में 12,000 करोड़। तो इतना डिस्काउंटेड था। तो अब एनपीवी के फॉर्मूला में जब हम ये लगाएंगे तो 6,000 अपॉन 1+1 हो जाएगा, क्योंकि 1+R इज 1+0.01 रेस टू पावर 1, ऐसी रेस टू पावर 2, रेस टू पावर 3 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 30,000। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एनपीवी जो है वो लेस देन जीरो आया। मतलब पहले 3 साल के लिए जो है नेगेटिव रिटर्न्स थे, जो कि एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट की तरफ नहीं दिखाता। राइट। इसके बाद हम बात करेंगे आईआरआर की। तो जियो का जो एस्टिमेटेड आईआरआर था वो 18 to 20% था उनके एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, और इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है, जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, वो है सिर्फ 12 से 14%। तो इन्होंने क्या, इन्होंने अब देखिए यहाँ पे एक कैच है। इनका एनपीवी जो है वो नेगेटिव था, बट इनके जो आईआरआर की वैल्यू थी वो थी 18 to 20%, जो कि हायर थी मार्केट बेंचमार्क से। तो इन्होंने जो है इस हिसाब से जस्टिफाई करा अपने नेगेटिव एनपीवी को कि हमारा आईआरआर जो है वो बहुत ज्यादा है, मार्केट लेवल से ज्यादा है, इसीलिए हमें हो सकता है फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स हो जाए। और यही कारण था कि जियो जो है वो बाद में पॉजिटिव एनपीवी तक पहुंच गई 5 साल के बाद। अब इस केस स्टडी से हमें दोस्तों क्या क्या की टेक अवेज मिलते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि स्ट्रेटेजिक विजन। जियो ने, या कोई भी एक बिजनेस हो, कोई भी इनिशियल स्टार्टअप हो, वो इनिशियल रिस्क लेता है। क्यों? वो एक्सेप्ट करता है अपने इनिशियल लॉसेस को। क्यों? क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म गेन्स चाहिए होते हैं। उसे उम्मीद होती है जियो की तरह ही कि वो लॉन्ग टर्म गेन्स कर सकता है। सेकंड इज हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। जब तक आप हाई रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप एक नेगेटिव आप लॉसेस सफर नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि आपको जो है मार्केट डोमिनेंस मिल जाएगा। थर्ड इज फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन। जियो ने जो है फाइनेंशियल एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का बहुत सिग्निफिकेंट यूज किया अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक्स में और अपनी जजमेंट को बेटर करने के लिए। एंड लास्ट इज बोल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैन डिस्टर्ब इंडस्ट्री। जियो का जो था डिसीजन वो बहुत बोल्ड था। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, और वो वर्थ हिट रहा जियो के लिए। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है तो गाइज आप इनका आंसर जरूर कीजिएगा बाद में, इस वीडियो के बाद में। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप जियो की जगह हो, वुड यू अप्रूव अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट विद डिलेड पेबैक जस्ट एज जियो डिड? और उसके बाद है व्हाट फैक्टर्स शुड कंपनीज लाइक जियो और अदर स्टार्टअप्स व्हिच आर गेटिंग इनटू अ मार्केट शुड कंसीडर बिफोर मेकिंग सच डिसीजंस? ओके, सो आज के लिए आई थिंक इतना ही था दोस्तों। सो थैंक यू एवरीवन हमारे साथ रहने के लिए। आई होप आपको आज के सेशन से बहुत कुछ समझ आया होगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।